हेलो फ्रेंड्स, मैं गिरीश यादव। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रत्याहार पे। तो जैसा कि हम हमारी जो सीरीज़ चला रहे थे उसका ये अगली कड़ी है ना? जो जिसमें हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो पेपर हुआ था इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और वो जैसा कि आपको पता ही है कि इसमें 2 सेक्शन होते हैं, एक में 50 क्वेश्चन रहते हैं और एक में 100 क्वेश्चन रहते हैं। तो ये जो 100 क्वेश्चन वाला है ये तो स्पेसिफिक कंप्यूटर वाला ही रहता है, तो हम जो है ये 50 क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के राज्यपालों के बारे में सत्य नहीं है? प्रथम महिला राज्यपाल सरला ग्रेवाल है। सबसे अधिक समय तक सेवारत राज्यपाल एच.वी. पाटस्कर हैं। एकमात्र राज्यपाल जिनका जन्म मध्य प्रदेश में ही जन्म हुआ लालजी टंडन। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति राष्ट्रपति शासन लागू करने वाले प्रथम राज्यपाल सत्यनारायण सिन्हा थे। तो जैसा कि आपको पता है कि जब आपने राज्यपालों के बारे में पढ़ा होगा, अ, एक मिनट। तो राज्यपालों के बारे में जैसे ही आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा कि पहली जो महिला राज्यपाल है वो सरला ग्रेवाली थी। सबसे अधिक समय तक जो एच.वी. पाटस्कर थे, ये भी सही है। और मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने वाले पहले राज्यपाल सत्यनारायण सिन्हा थे, ये भी सही है। तो एकमात्र राज्यपाल जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, ये लालजी टंडन, ये गलत है। इनका जो जन्म है ये लखनऊ में हुआ था, है ना? ये यूपी में जन्मे थे ये, और 2020 में इनका देहांत हो चुका है। तो इसी कारण से ये करंट अफेयर के मद्देनज़र इसको पूछ लिया था। फिर है, मध्य प्रदेश की वर्तमान विधानसभा में कितनी महिला विधायक हैं? तो ये जो है ना, ये 2018 के इससे पूछ रहे थे, ठीक है? तो 2018 में 21 महिला विधानसभा जो थी, महिला विधायक जो थी वो इलेक्टेड हुई थी। फिर जो हमारा 2023 का जो इलेक्शन हुआ, तो 2023 के इलेक्शन में टोटल 27 महिला विधायक जो हैं वो इलेक्ट हुई हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा बहुमत से जो जीती हैं वो कृष्णा गौर हैं, ठीक है? कृष्णा गौर हैं जो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कृष्णा गौर विधानसभा सीट से ये जीती थी। और ये जो कृष्णा गौर जो हैं, ये जो हमारे पूर्व में जो सीएम रहे थे, कौन थे वो? आपके बाबूलाल गौर जी, उनकी ये बहू हैं। ये गोविंदपुरा सीट से जीती हैं, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि ये 1 लाख से ज़्यादा वोट से जीती हैं ये। इस बार का जो विधानसभा चुनाव हुआ था ना, उसमें 1 लाख से ज़्यादा वोट से ये जीती हैं। तो ध्यान रखिएगा, 2023 में कितनी विधानसभा में महिला इलेक्ट हुई हैं? तो 27 हुई हैं। 2018 में कितनी थी? तो 2018 में 21 थी, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 कब लागू हुआ? ठीक है, तो इसमें ये लागू होने की डेट पूछ रहे हैं। 26 जनवरी 1994, 25 जनवरी 1993, 26 जनवरी 1993, 25 जनवरी 1994। तो जैसा कि आपको पता है, इसका आंसर 25 जनवरी 1994 है। और इससे पहले मैं आपको कई बार बता ही चुका हूँ कि है ना, जनवरी 24 जनवरी 1994 को इसको गवर्नर की स्वीकृति मिली थी, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धेश्वर बाणगंगा मेला मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित होता है? तो इसके ऑप्शन है शिवपुरी, धर्मपुरी, अनूपपुर और सागर, ठीक है? सिद्धेश्वर बाणगंगा मेला, तो ये आपके शिवपुरी में आयोजित होता है, ठीक है? सिद्धेश्वर बाणगंगा मेला। 2022 में मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय आदिवासी गौरव दिवस किस स्थान पर मनाया गया? भोपाल, इंदौर, झाबुआ, शहडोल। तो ये आपका जो है ये नवंबर 2022 को ये सेलिब्रेट हुआ था, ठीक है? और इसमें जो हमारी तत्कालीन प्रेसिडेंट हैं, है ना, महामहिम, वो आए हुए थे। और वो जो कौन है, डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू मुर्मू। तो ये जो है ये शहडोल में आयोजित हुआ था, ठीक है? ये नवंबर 2022 में ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले का लिंगानुपात क्या है? 1002, 1011, 1021 और 1031, ठीक है? तो इसका आंसर है, जैसा कि आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश का जो बालाघाट जिला है वहाँ पे सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, जो कि 10,021 है। और अभी कल परसों के एक और वीडियो में मैंने आपको बोला ही था कि अब आप जो है नंबर भी जरूर ध्यान रखिएगा कि कौन कौन सा हमारे को याद कर रखना है, क्योंकि 31 तो खैर कुछ भी नहीं है अपना, 1021 के बाद 1011 हमें देखने को मिलता है, ठीक है? जो कहाँ पे है, अनूपपुर, वो अलीराजपुर में हमें देखने को मिलता है। फिर एक हमें आता है 1006, और फिर 1002। तो 1006 कहाँ है, मंडला में है, और 1002 कहाँ है, डिंडोरी में है, ठीक है?
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के अनुसार अक्टूबर 2022 में मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत थी? ये तो इस बहुत ही स्पेसिफिक इन्होंने एक ईयर का पूछ लिया था, काफ़ी मुश्किल हो जाता है ऐसे आंसर देना। 0.18%, 0.8%, 1.8% और 2.08%। ठीक है, तो ये बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इसका आंसर बी है, 0.8। याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये इंग्लिश में दिया हुआ है कि कौन सा सत्य नहीं है, तो ये थे ओनली गवर्नर हु बॉर्न इन मध्य प्रदेश, लालजी टंडन लखनऊ में हुए थे ये। ठीक है, ये अभी हमने डिस्कस कर रही था। ग्राम स्वराज अधिनियम कब लागू हुआ, तो ये 25 जनवरी 1994 को हुआ था, है ना। फिर ये मेला जो है सिद्धेश्वर फेयर कहाँ पे लगता है, तो ये हमारा शिवपुरी में लगता है, शिवपुरी में इसका आयोजन होता है। ट्राइबल प्राइड डे कहाँ सेलिब्रेट हुआ था, तो द्रौपदी मुर्मू जी हमारी प्रेसिडेंट है वो आई हुई थी, शहडोल में हुआ था। बालाघाट में 10/121 का अनुपात है। और बेरोजगारी दर हमारी कितनी थी अक्टूबर के महीने में, 0.8%, है ना। फिर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना किस वर्ष लागू की गई? ये उद्यम क्रांति योजना अगर आप देखोगे ना, तो 2000 जो 23 का हमारा मेंस का पेपर था उसमें भी ये पूछ चुके हैं ये लोग। और ये पूछा था इन्होंने 11 नंबर में कि कैसे ये बेरोजगारी को कम करने में हेल्पफुल हो सकती है। तो मध्य ये कब लागू हुई थी, 2008 का क्वेश्चन है ये। तो 2019, 2020, 2021, 2022, तो इसका आंसर है 2022। ठीक है, भारत में कुल जैविक खेती में मध्य प्रदेश का कितना योगदान है? तो क्षेत्रफल की आधार पर अगर आप देखोगे, तो क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश जो है वो पहले स्थान पे आता है कि एरिया वाइज जैविक खेती में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान है। इन्होंने अब ये पूछा कि कितना प्रतिशत आता है, 50, 45, 40, 48, तो इसका आंसर है 40% से अधिक। अब 40% से अधिक को माना है, यानी कि 45 से कम ही होगा। तो जलवायु की विविधता के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य को कितने जलवायु क्षेत्रों एवं फसल क्षेत्रों में बांटा गया है? तो ये अगर आपको पता होगा ना, तो ये आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। 11 जलवायु क्षेत्र, 5 फसल क्षेत्र, 7 जलवायु क्षेत्र, 4 फसल क्षेत्र, 10 जलवायु क्षेत्र, 5 फसल क्षेत्र, 11 जलवायु क्षेत्र, 7 फसल क्षेत्र। तो आपको ये तो पता ही है कि 11 जो है अपने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, और जो फसल क्षेत्र हैं वो अपने यहाँ 5 हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। ग्लासगो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में किस गैस के उत्सर्जन को कम करने पर सहमति बनी? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसका आंसर मीथेन गैस है। इसरो का कौन सा मिशन विफल हुआ? ये आपने देखा होगा कि एक, मतलब ये भी उस टाइम का करंट अफेयर ही था। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। Which mission of ISRO failed? PSLV C-34, SSLV-D1, GSLV BMK-3 और IRNSS-1E। तो ये एक प्राइवेट वाला मिशन भी था जो फेल हो गया था। तो ये वाला है, ये SSLV-D1 जो फेल हो गया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी प्रदान की जाती है शिक्षा मंत्रालय द्वारा, पर्यटन मंत्रालय द्वारा, खेल मंत्रालय द्वारा, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा। ठीक है, तो आपको पता ही है कि ये हमारे पहले शिक्षा मंत्री भी रहे थे, तो इसका आंसर क्या है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। हालांकि इन्होंने, एग्जामिनर ने आपको फंसाने के लिए इसमें अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भी दिया हुआ है, क्योंकि ये क्या है, ये मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, और मुस्लिम कम्युनिटी क्या है, अल्पसंख्यक है। मगर ये पहले शिक्षा मंत्री भी थे, इसलिए ये शिक्षा मंत्रालय से आप इसको लिंक कर सकते हो। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किस वर्ष से में आरंभ हुआ? राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार पूछ रहे हैं ये, 2016, 2014, 2009, 2007। तो ये 2009 में शुरू हुआ है। ठीक है। आहार अनुदान योजना मध्य प्रदेश शासन के किस विभाग द्वारा संचालित की जाती है? जनजातीय कार्य विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और सहकारिता विभाग। ये देखोगे आप, आहार अनुदान योजना है। ठीक है ना, यानी कि इंग्लिश में अगर आप देखोगे तो इंग्लिश में भी आहार अनुदान ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये जनजातीय कार्य विभाग द्वारा ये योजना संचालित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य मध्य प्रदेश राजस्व विभाग द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है? राजस्व विभाग का पूछ रहे हैं ये स्पेशल। ठीक है, मुख्यमंत्री, तो ये 16वां क्वेश्चन है जिसमें पूछा क्या है, मध्य प्रदेश राजस्व विभाग द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है?
मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना और मुख्यमंत्री कन्या अभिवाहक पेंशन योजना। ठीक है, तो इसका आंसर है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। किसान कल्याण योजना है जो राजस्व विभाग द्वारा चलाई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आयरन नेल आर्टिस्ट कौन है? महमूद अली, हाफिज मोहम्मद खान, वाजिद खान और शुभंदु दुबे। तो 17 का आंसर है वाजिद खान। बहुत मतलब ऐसा क्वेश्चन है, मैंने तो सुना भी नहीं था ये, आयरन नेल आर्टिस्ट, है ना। सोनागिरी स्थित है, ये एक जैन तीर्थ है ना। उमरिया, दमोह, दतिया और सतना। तो ये पूछ रहे हैं कि कहाँ पर है ये, तो ये दतिया में है। ठीक है, ये जैन तीर्थ से संबंधित है। सरूमरू की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं? ये सरूमरू की गुफाएं ये अशोककालीन है। ठीक है, और अशोककालीन है और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्धा धर्म से संबंधित है ये। सीहोर, उज्जैन, मंदसौर, विदिशा। तो इसका आंसर है सीहोर। सीहोर में पानगुड़ारिया एक जगह है, उस पानगुड़ारिया मतलब अगर आपने वो देखा होगा सलकनपुर देवी माता का मंदिर, तो उसी के पास है ये। और ये जिस क्षेत्र में आता है उस क्षेत्र में जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान जी, ये उनका विधानसभा एरिया भी है। मतलब ये जो सारू मारू की गुफा है ना, ये विधानसभा एरिया उन्हीं के अंडर में है। पन्ना स्थित कौन सा मंदिर रोमन वास्तुकला से प्रेरित है? कौन सा मंदिर रोमन वास्तुकला है ना, रोमन का पूछ रहे हैं ये। जुगल किशोर मंदिर, श्री प्राणनाथ जी मंदिर, बलदेव जी मंदिर, गंगा झीरिया मंदिर। ये भी बहुत वैसा क्वेश्चन है, बहुत कम हम पढ़ते हैं ये। बलदेव जी का मंदिर है इसका आंसर। इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं लगाने के लिए, कि अगर ऐसा कुछ आ जाए तो कम से कम आप उसको देख पाएं, टैकल कर पाएं। कैश एक बहुत बड़ी समस्या है जब कोई ग्राहक ऑनलाइन खरीदी करता है। तो देखते हैं क्या क्या है। खरीदे जा रहे उत्पाद की सुरक्षा, ग्राहक के लेन देन की सुरक्षा, खरीदिए जा रहे उत्पाद की बिक्री के बाद की सेवा, खरीदी जा रहे उत्पाद की गुणवत्ता। बहुत बड़ी समस्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये कॉमन सेंस से भी देखना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। तो हालांकि एमपीपीएससी ने इसके बी और डी आंसर, बी और डी आंसर इसको माने हैं, खरीदे जा रहे उत्पाद की गुणवत्ता और ग्राहक के लेन देन की सुरक्षा। इन दो को सबसे ज़्यादा वो माना है इसने, सबसे बड़ी समस्या मानी है। ठीक है, तो बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार की सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवियंस रिडर्सल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम द्वारा शिकायत निवारण के लिए किन मुद्दों को नहीं लिया जाता है? आरटीआई संबंधित मामले, बैंकिंग प्रणाली से संबंधित वित्तीय सेवाएं, केंद्रीय केंद्र केंद्रीय बोर्ड एवं प्रत्यक्ष करों के मुद्दे और बीमा विभाग से संबंधित वित्तीय सेवाएं। तो किसको कौन सी सेवा ये नहीं लेता है? कौन? सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवियंस रिडर्सल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। तो ये जो है आरटीआई संबंधित मामले को नहीं देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्द हनी पोस्ट का क्या मतलब है? हनी पोस्ट का क्या मतलब है सुरक्षा के लिए? यह घुसपैठिए के लिए वेबसाइट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं तक सीधी पहुंच है। यह घुसपैठिए के लिए वेबसाइट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं तक अप्रत्यक्ष पहुंच है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सीधी पहुंच बोल रहा है, यहाँ पे अप्रत्यक्ष पहुंच बोल रहा है। इसका उपयोग घुसपैठियों को पकड़ने के इरादे से घुसपैठिए को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग घुसपैठियों को प्रतियोगी की वेबसाइट पर डायरेक्ट यानी स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। अब चूंकि यार देखो ये कंप्यूटर वाला पेपर था, इसलिए इन लोगों ने है ना ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है, हनी पोस्ट वगैरह। ठीक है, तो 23 का आंसर क्या है? इसका आंसर है सी। इसका उपयोग घुसपैठियों को पकड़ने के इरादे से घुसपैठियों को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। अब इसमें एक देखो एक चीज़ ये भी है कि जब आप है ना, जैसे कुछ एक वर्ड चलता है काफ़ी, हनी ट्रैप करके, तो इन्होंने क्या किया है, हनी ट्रैप को हनी पोस्ट लिख दिया है। अब हनी ट्रैप में क्या होता है कि इसमें है ना लड़कियों के माध्यम से जो बड़े बड़े पदों पे होते हैं ना उनको फंसाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, आकर्षित करते हैं वो। तो वैसे ही ये यहाँ पे भी क्या है, इसको अलग वे में हनी पोस्ट इन्होंने लिख दिया, अच्छी अच्छी पोस्ट करके पकड़ने की कोशिश करते होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन सी खोज तकनीक औपचारिक खोज डोमेन के अंतर्गत आती है? ब्रॉच, एक मिनट इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। ब्रांच एंड बाउच सर्च, बेस्ट फर्स्ट सर्च, ऑप्टिमल सर्च एंड ए स्टार, यूनिफॉर्म्ड कास्ट सर्च। तो 24 का आंसर है डी, यूनिफॉर्म्ड कास्ट सर्च जो है सर्च टेक्निक ऑफ एआई इनकम फॉर्मल रिसर्च डोमेन में आती है। डैश इज रिक्वायर्ड इन सुपरवाइज्ड लर्निंग, सुपरवाइज्ड लर्निंग के लिए आपको क्या चाहिए? इनिशियल ट्रेनिंग चाहिए, इनिशियल टेस्टिंग चाहिए,
है ना, नीदर इनिशियल ट्रेनिंग नॉर इनिशियल टेस्टिंग चाहिए या फिर दोनों चाहिए। तो 25 का आंसर है डी, एमपीपीएससी जिंदाबाद। विच ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग नहीं, विच इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आरपीसी इन कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में आरपीसी का फुल फॉर्म क्या है? रिमोट प्रोड्यू क्या, प्रोसीजरल कॉल, रिमोट प्रोग्राम कॉल, रिमोट प्रोटोकॉल कॉल और रिमोट प्राइवेसी कॉल। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 26। 26 का आंसर है ए, रिमोट प्रोसीजरल कॉल। आरपीसी का फुल फॉर्म है कंप्यूटर नेटवर्क के क्षेत्र में। विच लॉजिक गेट इज यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट निम्नलिखित में से कौन सा गेट है? और गेट, नॉट गेट, एंड एंड गेट और एंड गेट। तो 27 का आंसर सी है, एंड गेट। ये मेरे को जहाँ तक लग रहा है ये अभी 2023 में फरवरी में टैक्सेशन का पेपर हुआ था, उसमें भी एक ऐसे ही कोई सा क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्रोनेम ऑफ SCARA। यानी कि SCARA का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं ये, है ना। सिलेक्टिव कॉम्प्लायंस आर्टिकुलेशन रोबोट आर्म, सिलेक्टिव कॉम्प्लायंस असेंबली रोबोट आर्म, स्पेशल कॉम्प्लायंस असेंबली रोबोट आर्म और स्पेशल कॉम्प्लायंस आर्टिकुलेशन रोबोट आर्म। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर बी है ना, सिलेक्टिव कॉम्प्लायंस असेंबली रोबोट आर्म। ये इसलिए याद भी रखिएगा कि अब हमें, है ना, AI वगैरह जो है अपने सिलेबस में अलग से इंक्लूड है और कई बार ये फुल फॉर्म भी पूछता ही है। विच ऑफ दी व्हाट डू यू मीन बाय फुल डुप्लेक्स मोड। फुल डुप्लेक्स मोड से आप क्या समझते हैं? ठीक है, सेंडर कैन सेंड मैसेज टू रिसीवर बट रिसीवर कांट सेंड मैसेज टू सेंडर। मतलब ये है कि सेंडर जो है वो रिसीवर को मैसेज भेज सकता है मगर रिसीवर सेंडर को नहीं भेज सकता। यहाँ पे है कि सेंडर जो है रिसीवर को भेज सकता है और रिसीवर भी सेंडर को भेज सकता है मगर साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब ये है कि जैसे ये ए है और ये बी है, तो पहले इसने भेजा, इसने रिसीव किया, उसके बाद ये भेजेगा। ठीक है ना, जब ये भेज रहा है तभी ये, तभी उसी टाइम पे ये नहीं भेज सकता। ये है इसका मतलब। सेंडर कैन सेंड ए मैसेज टू रिसीवर एंड रिसीवर कैन सेंड मैसेज टू सेंडर साइमल्टेनियसली। यानी कि एक साथ ए भी बी को भेज रहा है और बी भी ए को भेज रहा है, दोनों एक साथ हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे पहले ए भेज रहा है बी को, फिर बी ने रिसीव किया, उसके बाद बी भेज रहा है ए को। और इसमें बोल रहे हैं कि दोनों ही इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते, तो फुल डुप्लेक्स में जो है सी इसका आंसर होता है। फुल डुप्लेक्स में रिसीवर और सेंडर दोनों एक साथ एक दूसरे को मैसेज भेज सकते हैं। विच कम्युनिकेशन मीडियम कैरी लेजर लाइट एज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। बहुत इजी क्वेश्चन है कि लेजर लाइट कौन सा कम्युनिकेशन मीडियम है जिसमें लेजर लाइट का यूज होता है ना। फाइबर ऑप्टिक, ट्विस्टेड पेयर केबल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और कोएक्सियल केबल। तो ऑप्टिकल फाइबर हमने पढ़ा ही है, प्रकाश, है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे जो काम करता है, तो ऑप्टिकल फाइबर इसका आंसर है। फिर छिंदवाड़ा जिले का पातालकोट की भारिया जनजाति के कृषि देवता कौन है? अब जैसा कि आपको पता है कि यूनिट 10 हमारे सिलेबस में जोड़ी गई है, जिसमें जनजातियों के बारे में आपको स्पेशल पढ़ना है, तो ये बहुत उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। पातालकोट की भारिया जनजाति के कृषि देवता कौन है? डोंगरदेव, भीमसेन, भागदेव और कुटोपन। ठीक है, तो इसका आंसर है भीमसेन, है ना। भीमसेन भगोरिया के कृषि देवता माने गए हैं। कौन जाति अपने आप को क्या मानती है? कोयतोर मानती है, जनजाति मानती है, पिछड़ा वर्ग मानती है या आदिवासी मानती है? ठीक है, तो ये कोयतोर मानती है अपने आप को। ठीक है, गौंड जनजाति। फिर निम्नलिखित में से किसकी स्मृति स्वरूप मार्च 20 1988 को डाक टिकट जारी किया गया था? दुर्गावती, अहिल्याबाई, अवंतीबाई, लक्ष्मीबाई। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आप ये कॉमन सेंस तो लगा ही सकते हो कि कॉमन लक्ष्मीबाई तो शायद ना हो, क्योंकि ये झांसी से ज़्यादा रिलेशन है इनका। ये तीनों का जो है अपने मध्य प्रदेश से संबंध होता है, तो इसमें अभी इसमें ही हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या होगा आंसर। तो अवंतीबाई के स्मारक में 20 मार्च 1988 को डाक टिकट जारी किया गया था। बुंदेलखंड का आलाखंड काव्य किस सुप्रसिद्ध लेखक की रचना है? जगनिक, सूरदास, चंद्रबरदाई, इनमें से कोई नहीं। तो ये जगनिक ने लिखा था। ठीक है, राजा परिमल थे, परिमल के दरबार में, है ना, परिमल के दरबार में इन्होंने इसकी रचना की थी। और साथ ही साथ परिमल के दरबार में ही परिमल रासो भी एक इन्होंने रचना करी थी, जिसमें राजा परिमल के बारे में दिया हुआ था। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रजामंडल के चुनाव संपन्न हुए? 1936, 37, 38, 39। ठीक है, तो 30, ये जो है भोपाल प्रजामंडल की अगर आप बात करोगे, है ना, भोपाल वाले प्रजामंडल की, तो इसका अगर मैं गठन बोलूँ, है ना, इसका अगर मैं गठन बोलूँ तो गठन हुआ था 1938 में। इन्होंने यहाँ पे पूछा है कि कब चुनाव संपन्न हुए थे, तो चुनाव हुए थे 1939 में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको।
फिर निम्नलिखित में से कालिदास की किस रचना का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हुआ? कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था। और एमपी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। ठीक है। 1854 में रीवा राज्य के राजा का नाम बताइए। रघुवीर सिंह, रघुनाथ सिंह, रघुदयाल सिंह, रघुराज सिंह। ठीक है। तो 37 का आंसर है रघुराज सिंह। और इन्हीं के टाइम पे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, इन्हीं के टाइम पे 1871 में बुंदेलखंड एजेंसी का भी गठन हुआ था। सॉरी, बुंदेलखंड नहीं, बघेलखंड, है ना, बघेलखंड। ठीक है। बघेलखंड एजेंसी बनी थी यहाँ पे कब? 1871 में। फिर भीमराव अंबेडकर ने 1946 में निम्नलिखित में से किस नाम से विद्यालय प्रारंभ किया था? महानाम, आनंद, वर्धमान, सिद्धार्थ। तो किस नाम से इन्होंने प्रारंभ किया था? इन्होंने सिद्धार्थ के नाम से ये शुरू किया था। तो बौद्ध धर्म के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अंबेडकर जी तो खैर इम्पोर्टेंट है ही। कलचुरी राजाओं में से सर्वप्रथम सिक्के चलाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? पृथ्वी देव को, गांगेय देव को, जाजल्य देव को, रतन देव को। तो इसमें अगर आप देखोगे ना तो फेमस भी यही है। कौन? गांगेय देव। इसका आंसर जो है गांगेय देव है। और जब कलचुरी राजाओं के बारे में आप इतिहास पढ़ोगे तो यही थे जिन्होंने सिक्के चलाए थे, और कोई था भी नहीं इस वंश में जिन्होंने सिक्के चलाए हों। माच परंपरा का संबंध किससे है? ठीक है। लोक गायन से, लोकगीत से, लोक नाट्य से, लोक नृत्य से। ठीक है। तो माच जो है, माच परंपरा का संबंध लोक नाट्य से है। ठीक है। और अभी जो है, जहां तक है, अगर मैं नाम सही ध्यान कर पा रहा हूँ तो ओम प्रकाश, ओम प्रकाश शर्मा। ठीक है। इनका संबंध कहाँ से है? उज्जैन से है। ठीक है। तो इन्हें क्या है, अभी पद्म पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2023 वाले से। ठीक है। 2023 वाले से इनको सम्मानित किया गया है। और जो है इसका, हाँ, माच परंपरा का अगर आप जन्मस्थली मानो सुनोगे ना तो जन्मस्थली भी उज्जैन को ही मानी गई है, कि माच परंपरा का उद्भव कहाँ से हुआ है, तो उज्जैन से ही हुआ है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह भाग जो भांगेर, पठार, कैमूर की पहाड़ियां तथा अन्य पहाड़ियों का समूह है ना। भांगेर, कैमूर पूछ रहे हैं ये। महादेव श्रेणी, मिकाल श्रेणी, विंध्य कगार और बुंदेलखंड पठार, और बुंदेलखंड पठार। तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। विंध्य कगार से संबंधित है ना। भांगेर, कैमूर, पारसनाथ, एक पारसनाथ भी इसमें जो है हमें पढ़ने को मिलता है। तो पारसनाथ भी एक आप अलग से ध्यान रखिएगा। राजपीपला की पहाड़ी किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? विंध्य कगार, कैमूर श्रेणी, विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी। तो ये आपको सतपुड़ा श्रेणी का भाग है। ये इजी क्वेश्चन है, बन जाएगा। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार, महादेव श्रेणी, नर्मदा घाटी। तो अगर आप देखोगे तो इसमें अपना जो पचमढ़ी है, जहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होती है, वो महादेव श्रेणी के में स्थित है। धूपगढ़ भी वहीं पर ही है, और सबसे ज्यादा वर्षा भी हमें यहीं देखने को मिलती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस जिले में कर्क रेखा नहीं गुजरती? ये है ना 2000, मेरे ख्याल से 21 का पेपर था शायद। उसमें भी इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि कहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती। उसमें मगर इंदौर था आंसर, इन्होंने इसमें अभी ऑप्शन चेंज कर दिए हैं। तो शहडोल, रायसेन, सीहोर और शाजापुर। तो इसका आंसर जो है 44 का शाजापुर है। शाजापुर से नहीं निकलती। मैं मध्य प्रदेश का अगर आप मैप देखोगे ना तो ये यहाँ आता है शाजापुर इधर पे। और वो कर्क रेखा यहाँ से गुजर जाती है नीचे से। बुढ़ार क्षेत्र प्रसिद्ध है मैंगनीज उत्पादन, कोयला उत्पादन, अभ्रक उत्पादन, जल विद्युत उत्पादन। तो बुढ़ार क्षेत्र जो है वो कोयला उत्पादन के लिए फेमस है। ये सिंगरौली वाले एरिया में ये स्थित है। और वहीं पर ही हमारा क्या लगा हुआ है? ताप विद्युत केंद्र लगा हुआ है। किस नाम से? आ, विंध्य के नाम से है, सबसे बड़ा सोलर तापीय विद्युत केंद्र। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? अमरकंटक का पूछ रहे हैं ये। सारणी, चचई, वीरसिंहपुर, डोंगलिया। ठीक है। ये डोंगलिया अगर आप देखोगे तो डोंगलिया बहुत बार ऑप्शन में हमने देखने को मिला है। ठीक है। तो अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र जो है वो चचाई में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी एक परियोजना मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? तो ये संयुक्त परियोजना वाला भी इन्होंने कई बार पूछा हुआ है। एक बार उन्होंने पूछा था कि कौन सी नहीं है, उसमें जो है वो सिंधु परियोजना ऑप्शन में था, जिसका आंसर था कि कौन सी संयुक्त परियोजना नहीं है, तो सिंधु था उसका आंसर।
यहाँ पे क्या पूछा है इन्होंने, निम्नलिखित में से कौन सी एक परियोजना मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? तो माता टीला सिंध परियोजना, तवा परियोजना, बार परियोजना। तो इसका आंसर है माता टीला परियोजना। ठीक है, बाकी तो आपको पता भी है, तवा तो नर्मदा वाली है, बारना भी हमारे नीचे है। रानी अवंतीबाई सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? रानी अवंतीबाई का पूछ रहे हैं। होशंगाबाद, नरसिंहपुर, रायसेन, जबलपुर। तो ये पता ही है रानी अवंतीबाई कहाँ से थी, जबलपुर की शासिका थी, तो ये कहाँ पर है, जबलपुर में ही है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में मगर या घड़ियाल पालन निम्नलिखित में से किस एक नदी के कारण है? बेतवा नदी, सोन नदी, टोंस नदी, केन नदी। है ना, तो 49 का आंसर है केन। केन नदी में हमें ये घड़ियाल संरक्षण देखने को मिलता है, और इसके अलावा कौन सा, चंबल, चंबल में भी हम ये काम कर रहे हैं। ठीक है, चंबल रिवर में भी। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 82 में, 85 में, 89 में, 1990 में। तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। ठीक है, तो तो ये आप ये याद रखिएगा। ठीक है, अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? चचई में है। ये अनूपपुर में ही एक छोटी सी जगह है, ये वहीं पर ही स्थित है। ठीक है, बाकी ये तो हमने देख ही लिया है, माच परंपरा क्या है। ये एक आपका ड्रामा है जो कि कहाँ, उज्जैन से इसको हुआ है। बाकी तो फिर हमने पूरा डिस्कस कर ही लिया है। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह मैं आपके लिए अलग अलग लेक्चर्स लेकर आता रहूँगा, और साथ ही साथ जो है अभी हम करंट अफेयर का भी सोच रहे हैं कि करंट अफेयर वाली सीरीज़ भी हम शुरू करें, क्योंकि पिछली बार 2023 में आपको पता ही था कि किस तरीके से इन्होंने करंट अफेयर में कुछ कुछ जंग चीज़ें पूछ ली थी, है ना। तो ये पेपर आप ज़रूर रिवीजन करते रहिएगा, और इससे आपको जो है दूसरी चीज़ें भी जोड़ने में हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।